नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक गुड न्यूज़ है। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में एग्रीकल्चर जो विभाग है, कृषि संकाय में कुल 500 पदों के लिए वैकेंसी जारी हुई है। और ये वैकेंसी जो है वो कब तक होने की संभावना है, कब तक इसके आवेदन किए जाएंगे, कितनी इसकी पोस्टें हैं, सब्जेक्ट की पोस्टें क्या रहने वाली हैं, क्या इसकी योग्यताएं होंगी, कितनी फॉर्म फीस होगी, और सभी जो दिशा निर्देश आरपीएससी ने आज जारी किए हैं, एक एक बिंदु पर हम यहाँ पे बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन हमें इस पूरे वीडियो में ए टू जेड जो जानकारी है, आवेदन से लेकर के अंतिम चयन तक की जो पूरी प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी का कृषि संकाय के सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन है, स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ इस वीडियो की, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आरपीएससी ने आज जो नोटिफिकेशन डाला है, हम पूरी चर्चा उसी बिंदु को लेकर के करने वाले हैं कि आरपीएससी ने जो नोटिफिकेशन डाला है उसके बारे में। तो अभी देखिएगा, मेरे सामने जो ये पेज खुल चुका है, इस पेज पर आरपीएससी ने जो नोटिफिकेशन डाला है, सबसे पहले तो उसकी तारीख देखिएगा। इसकी तारीख है 28/8/2025, यानी कि आज की तारीख की हम बात कर रहे हैं। और इसमें साफ साफ जो इन्होंने मोटी मोटी बातें बताई हैं, सबसे पहले तो हमें वो देख लेना है। ये वैकेंसी टोटल जो है वो 500 पदों के लिए होने वाली है। और इसमें अभी जो सब्जेक्ट हैं कि किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्टें होंगी, अभी तक वो शेड्यूल इन्होंने जारी नहीं किया है। ठीक है, तो अभी तक हमें ये मान के चलना है कि ये 500 पदों के लिए है। लेकिन इसमें सामान्य रूप से इन्होंने बताया कि इन पदों पर कमी या वृद्धि की जा सकती है। तो कमी का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है, वृद्धि की जाएगी। तो हो सकता है ये प्लस भी हो सकती है ना। ये इनका पदों का जो वर्गीकरण है अभी दिया नहीं है, वो अलग से आरपीएससी द्वारा जारी कर दिया जाएगा। दूसरा, इस वैकेंसी का आवेदन जो है वो कब किया जाएगा, सबसे मेन बात यह है आवेदन की जो दिनांक है वो कब से कब तक है। तो अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है हमारे अगस्त, तो ये सितंबर में 4 तारीख से ये स्टार्ट होगा और अक्टूबर तक चलेगा। ये लगभग 3 अक्टूबर तक ये प्रोसेस चलेगी। तो यानी कि अगले मंथ में 4 तारीख से लेकर के 3 अक्टूबर तक की ये जो है प्रोसेस चलने वाली है। दो मोटी बातें तो आपके सामने ये हो गई है। इसमें मैं आपको पढ़ के भी बता सकता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और क्योंकि इसमें दो वैकेंसियों को जोड़ करके, या पिछली वैकेंसी में जो सीट बैकलॉग में रह गई थी उन सीटों को जोड़कर इसमें ये 500 पद इन्होंने इस प्रकार से तैयार किए हैं। ये इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है, जो भी मैं जानकारी इंपॉर्टेंट आएगी मैं आपको वहाँ पर बताता रहूँगा। सबसे पहले इसमें शैक्षणिक जो योग्यताएं हैं आपकी, वो क्या है, आपकी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको इसमें 4 ईयर का जो है आपका, कितने ईयर का, 4 ईयर का आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि बीएससी होना चाहिए। इसमें आपका 4 ईयर का आपका बैचलर डिग्री होगा। और ये किस विषय में होना चाहिए, ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए। ध्यान रखना, यहाँ पे ये विशेष शर्त रखी है इन्होंने, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, और गाइडलाइन 2/UGC के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसी जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं ग्रेड फर्स्ट के लिए, जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि आपका एमएससी, आपकी जो एमएससी है उसी डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, उसी सब्जेक्ट जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से क्या है, संबंधित है। और रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी, जो नेट जो ऑथोराइज करता है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको यूजीसी नेट से मान्यता प्राप्त ही महाविद्यालय विद्यालय स्तर पर जो होगा वो आपको बीएड होगा। इसके लिए ध्यान रखना, बीएड अनिवार्य है। एमए यानी कि एमएससी, बीएससी के साथ में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो डिग्री है वो आपकी बीएड होनी चाहिए। बीएड हो सकता है आपका 2 ईयर का हो सकता है 1 ईयर का हो, उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन वो उस रजिस्ट्रेड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो यूजीसी क्या करता हो, आपको ऑथोराइज करता हो। इसके अलावा वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी राइटिंग इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर,
इसमें आपको थोड़ा सा वर्किंग नॉलेज मांगा गया है, हिंदी लिखना आना चाहिए, देवनागरी भाषा आप इस भाषा के जानकार होने चाहिए, और आपको राजस्थानी कल्चर के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। यानी कि ये राजस्थानियों के ऊपर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन कोई अदर स्टेट का व्यक्ति आता है तो शायद उसके लिए ये समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। नोट: अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि होने पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन को प्रत्याहरित विड्रॉल करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। अगर इनमें से आपकी कोई भी एक डिग्री उपलब्ध नहीं है तो आप फॉर्म भर दें, तो उसमें जल्दी संशोधन करा दें, या अपना फॉर्म जो है वापस क्या कर लें, विड्रॉल कर लें। और एक और चीज मैं बता दूं, अगर जैसे आप एमएससी फाइनल में हो, आप एमएससी फाइनल में हो तो आप एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हो, या आप बीएड की फाइनल ईयर की एग्जाम दे रहे हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। परंतु जब तक आपका रिजल्ट आए, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, उससे पहले पहले जो आपका रिजल्ट है साथियों वो आ जाना चाहिए। यानी कि जो लास्ट ईयर अपीयर में विद्यार्थी हैं वो सभी साथी इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं, परंतु आपका रिजल्ट जो है वो जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स हों उससे पहले पहले आ जाना चाहिए। असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना अर्हता होने पर उसे प्रत्यारित नहीं किया जाना चाहिए। उसे भारतीय दंड संहिता के तहत एक कानूनन सजा का अपराध है वो आपको मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी अगर बार बार काउंसलिंग करवाते हैं तो उन्हें डिबार भी घोषित या अपात्र घोषित किया जा सकता है, और 3 वर्ष के लिए उसे सस्पेंड किया जा सकता है, यानी कि 3 वर्ष के लिए उसे डिबार घोषित किया जा सकता है। अगला है शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष में परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो। मैंने कहा जो लास्ट ईयर की परीक्षा में शामिल हुआ हो ऐसा व्यक्ति आवेदन के लिए पात्र है, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। एग्जाम के साथ में जब आपका ड्यू होगा उससे पहले पहले आपको अपने सबूत सारे देने होंगे। तो आप, हाँ, ये सबसे अच्छी चीज है। ये L12 ग्रेड पे इसका 4800 रुपये होता है। फर्स्ट ग्रेड की गजेटेड ऑफिसर की नौकरी होती है, और शुरुआत में इसका जो वेतन होता है वो 31,300 रुपये है। फिर जैसे आपका 2 वर्ष के बाद में फिक्सेशन होता है तो आपका 44,300 रुपये के साथ में आपका फिक्सेशन यानी कि शुरू हो जाएगा। जो परीक्षा काल है उसमें आपको 31,100 रुपये आपका मूल वेतन रहेगा। इसमें आपके कुछ पैसे कटेंगे। इन हैंड आपके खाते में लगभग 29,000 रुपये सैलरी आपकी 2 साल तक आएगी। 2 ईयर का मतलब है 24 महीने तक आपके अकाउंट में 29,000 रुपये के हिसाब से पैसा आएगा। जैसे ही आपका 2 ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके पश्चात 44,000 रुपये मूल वेतन है। इसका लगभग 65% जो है आपका डीए और जो भी कटपिटा के जो होगा वो लगभग 75,000 रुपये के आसपास है ना। 2 साल बाद में आपका 75,000 रुपये के आसपास क्या हो जाएगा, सैलरी हो जाएगा। ये एक अच्छी बात है। ग्रेड फर्स्ट की नौकरी है, गजेटेड ऑफिसर आप बनेंगे। आयु सीमा की बात करें तो इसमें 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए, लेकिन इसमें ये आयु 1/1/2026 से गिनी जाएगी। लेकिन इसमें एक छूट दी गई है, क्योंकि ये विज्ञापन जो है वो 2022 में भी आया, जिसके तहत आपकी आयु की गणना जो है वो 1/1/2023 से की जाएगी। तो इस कारण से आपको कुछ वर्षों के लिए यानी कि 2 वर्ष की छूट आपको इसमें दी जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना 40 से ऊपर आप 2 वर्ष और हो तो इसमें आपको छूट दी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2 वर्ष की इसमें आपको छूट दी जाएगी। और कैटेगरी की यहाँ पे बात की जाएगी तो राजस्थान के जो ST SC के और अति पिछड़ा वर्ग के और EWS के लोग हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट है। महिलाओं को, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर को 10 ईयर्स की छूट दी जाएगी। सामान्य जनरल कैटेगरी की महिला को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, और जो महिला विधवा या विच्छन परित्यक्ता का है उसे अधिकतम नॉट लिमिटेड है, इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। और उच्चतम आयु में उसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू होगी जो दोष सिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर सब्सटेंटिव तौर पर सेवा कर चुका है। ये कैदियों के लिए है तो इससे तो कोई लेना देना है नहीं अपना। भूतपूर्व कैदी के बारे में तो मैं क्या जानकारी लेनी है। ऐसे
इंडस्ट्रियल मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितने उन्होंने एनसीसी की सीमा, इसमें एनसीसी वालों के लिए 3 वर्ष का, ये भी अपने से कोई मतलब नहीं, सामान्य जानकारियां नहीं, मतलब ये मोर देन केस ऐसे होंगे जिसमें ऐसा काम होगा। पंचायत सहायकों के लिए 40 वर्ष होगी, और कुछ ऐसे व्यक्ति जो किसी प्रकार से इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर के रूप में जिन्होंने शॉर्ट सर्विस की है उसके लिए है। और राजस्थान के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी 10 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की आयु तक की क्या दी गई है, छूट। यानी कि सामान्य लोगों को 40 है, और ऐसे लोगों को जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 50 साल तक का मौका दिया गया है। और थोड़ा सा इसमें और बढ़ा दिया गया है, 55 वर्ष ऊपरी सीमा यहाँ तक इन्होंने लागू करने का प्रावधान किया है। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के ऊपर उल्लेखित आयु 5 वर्ष की छूट होगी। ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 5 ईयर का क्या दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है। विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु में छूट के उक्त प्रावधानों जिनसे सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु कम तक आयु में छूट दी गई वो स्वतः ही निष्प्रभावी माना जाएगा। कुछ स्थितियों में इन छूटों को निष्प्रभावी माना जा सकता है, नॉट। ये आयु के बारे में है, तो आयु के बारे में इतना जानकारी हमें नहीं चाहिए। कार्मिक के विभाग के परिपत्र 26/7/2017 व 14/9/2017, 19/2/2021 के अनुसार लंबवत, वर्टिकल एवं क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के आरक्षित पदों हेतु किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क के अतिरिक्त मानकों देय अन्य रियायत जैसे आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों में विचारित नहीं किया जाएगा। यानी कि उसे सामान्य विचारित जो लाभ लेता है उसके लिए है ये, ठीक है। राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारियों सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष रखी गई है, जो ये सब वैकेंसियों में रहता है। आपकी जो रिटायरमेंट की आयु रहने वाली है वो 60 वर्ष रहने वाली है। अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु में छूट के प्रावधान हिंदी अंग्रेजी भाषा में अंकित किए गए हैं। किसी प्रकार की विधिक अगर वाद होता है तो अंग्रेजी भाषा को ही यहाँ पर क्या माना जाएगा, सटीक माना जाएगा। चयन प्रक्रिया आपको पता है, चयन प्रक्रिया में यहाँ पे लिखित एग्जाम होने वाली है, आपकी पेपर 2 होने वाले हैं। परीक्षा का स्थान व तिथि अभी तक हमारे सामने नहीं आई है, मतलब ये चीज अभी बाकी है, अभी तक इसकी जानकारी नहीं आई कि एग्जाम कब तक होगी। ये अभी हमारे लिए एक बाद की न्यूज है जो पोस्टों के साथ में शायद आ सकता है। परीक्षा की योजना के अनुसार आप लोगों को पता है वस्तुनिष्ठ पेपर होगा, और ये 4 आवेदन की जो दिनांक है, ये देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेक्स्ट मंथ में 4 सितंबर से और 3 अक्टूबर के बीच में। इंपोर्टेंट लाइन ध्यान रखना, 4 सितंबर से स्टार्ट होगा और 3 अक्टूबर तक ये आपका 1 महीने तक का जो है आवेदन चलेगा। तो सभी साथी अपना नियत समय पर जो है फॉर्म फिल कर दीजिए। उसके लिए आरपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर आपको ये करवाना होगा, और ओटीआर आप समझते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। ओटीआर में ध्यान रखें अपने आधार कार्ड जैसी जो भी जनरल जानकारियां हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाद में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पहले अगर आधार कार्ड में किसी प्रकार का करेक्शन है तो आप पहले करवा लीजिएगा। अगर आप बाद में ऐसा करेंगे तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके लिए एक मोटी रकम लगती है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए शायद आजकल जो है 750 रुपये का प्रावधान कर दिया गया है। अगर इसमें होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में सारी जानकारियां आपके उसी में आ जाएंगी। फोटो की बात करें तो अभी आपका जो फोटो है वो वहीं पर जहां फॉर्म फिल करेंगे उसी समय आपका लाइव फोटो लिया जाएगा। आपका लाइव फोटो, ये आरपीएससी के एग्जाम्स में नया रूल आया है कि आपको नई फोटो जो है वहीं पर मिलेगी। आपकी जो भी डॉक्यूमेंटल जानकारियां हैं वो सारी की सारी फॉर्म आवेदन इस पर भरते समय आपको दे देनी है। इसमें आपको कुछ समय के बाद में आवेदन अवधि के दौरान या अंतिम 10 दिन के पश्चात आपको कुछ संशोधन करने का मौका देता है, और 500 रुपये आपसे क्या लेता है, शुल्क लेता है। तो आप ऐसा कार्य नहीं करें, क्योंकि जिससे आपको 500 रुपये देने पड़े। इसलिए आराम से तसल्लीपूर्वक और अच्छे कोई नॉलेजेबल व्यक्ति ये मित्र वाले से अपना फॉर्म फिल करवाएं, क्योंकि ये नौकरी का सवाल है, इसमें ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरी होती है। आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि 60 दिवस पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिटेड
एडिट विकल्प का ऑप्शन या नाम, फोटो, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग में संशोधन किए जा सकते हैं। अगर एग्जाम से पहले आपको इसका ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें फोटो, नाम, पिता, जन्मतिथि आदि में संशोधन किए जा सकते हैं। विच्छिन्न विवाह, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यायालय द्वारा उसे जो भी उसके सर्टिफिकेट हैं, जो भी डिवोर्स के कागज हैं या अपने विधवा के जो कागज हैं वो इसमें शो करने होंगे, यानी कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो लगाना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी के नाम, माता पिता, जन्मतिथि, लिंग स्तर में कोई संशोधन संभव नहीं है। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उसके बाद में आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। ठीक है, किसी प्रकार के संशोधन के पश्चात SMS के माध्यम से आपको कोई जानकारी OTP के माध्यम से मिल जाएगी और इसके लिए आपको 500 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, और बाद में आपको सुधार के लिए मौका नहीं दिया जाएगा, बार बार ये मौका नहीं मिलने वाला है। परीक्षा फीस, ये भी अब की बार बड़ा मुद्दा रहने वाला है कि आपकी फीस लगेगी या नहीं लगेगी या फ्री रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। अब की बार सामान्य कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी है, अनारक्षित है ना, उसके लिए 600 रुपये का प्रावधान है। आरक्षित वर्ग ST SC और अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 400 रुपये का प्रावधान है। और इसी में आपके ST SC और इसमें क्या है कि ध्यान रखिएगा, इसमें TSP वाला फॉर्मूला लागू नहीं होता है ना। फर्स्ट ग्रेड में TSP लागू नहीं होता है, ये सभी जिलों के लिए कॉमन सेवा होती है, ऑल स्टेट सर्विस होती है, ध्यान रखिएगा ये। तो इसमें सबको है ना, TSP नॉन TSP सबके 400 रुपये लगेंगे। दिव्यांगजन कैटेगरी है उसके लिए भी 400 रुपये का प्रावधान है ना। ये पहले नहीं होता था लेकिन अभी नई जो भर्ती आ रही है उसमें आपके पैसे लिए जा रहे हैं। और देखिएगा, राजस्थान राज्य के विभिन्न और राजस्थान के अलावा किसी अदर स्टेट का व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं और आते भी हैं, तो उनके लिए पंजीयन शुल्क जो है वो 600 रुपये तो होगा ही होगा। साथ में दूसरा आपको मैं बता दूं, किसी भी कैटेगरी का हो उसे जनरल कैटेगरी में ही गिना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है SC ST और अति पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति अगर सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा, यानी कि जनरल कैटेगरी का ही अभ्यर्थी माना जाएगा। ठीक है, तो जो अदर स्टेट के व्यक्ति हैं उन्हें राजस्थान में जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। कोई अभ्यर्थी आयोग, बोर्ड या भर्ती संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष में आयोजित 2 भर्ती परीक्षाओं में, ध्यान रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो जानकारी है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। अगर आपने RPSC के 2 एग्जाम फॉर्म भर दिए और आप जो है एग्जाम में शामिल नहीं हो रहे हैं और आप जो है अपने उसको आवेदन को वापस विड्रॉल नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको आने वाली एग्जाम्स में ब्लॉक कर दिया जाएगा, डिबार घोषित कर दिया जाएगा। तो अगर आपका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, एग्जाम देने का मूड हो, तैयारी करने का मूड हो, कोई ऐसी परिस्थिति न बने कि आप लोग एग्जाम सेंटर में उपस्थित नहीं हो। अगर नहीं होते हो तो आपको 2 भर्ती परीक्षाओं के बाद में उपस्थित नहीं होने के लिए कुछ समय के लिए डिबार घोषित कर दिया जाएगा, आपका OTR जो है वो अनब्लॉक कर दिया जाएगा। तो विशेष रूप से ध्यान रखना ऐसा मौका नहीं मिले। पुनः OTR चालू करवाने के लिए आपको 1500 रुपये की राशि देनी होगी और अगर आप फॉर्म हटाना चाहते हैं तो आप उसी समय जैसे वो ऑप्शन देवे, मौका देवे, उसी समय अपना फॉर्म वापस ले लें। ये जो व्यक्ति हैं, जो दिव्यांगजन हैं, जो अपने साथ शुल्क लेख और शुल्क का साथ ले जाएंगे, तो इसमें इतना कोई खास नहीं है। जो व्यक्ति जाएगा वो चिकित्सक प्रमाण के साथ में एग्जाम से पहले एक दिन पहले उनको सूचना देती होती है कि ये दिव्यांगजन है और इसके साथ में ये व्यक्ति जो है उसका भी जो है आइडेंटिटी कार्ड वगैरह इसमें साथ लगता है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि कई बार जो है दिव्यांगजन इस एग्जाम में बैठते हैं, तो ऐसी स्थिति में है ना, तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष ध्यान में रखना होता है। कम से कम 2 दिवस पूर्व इसकी समस्त जानकारी आयोग के समक्ष आपको देनी होती है जहां आपका सेंटर होता है। और जब अब बात आती है स्कीम ऑफ सिलेबस की, तो सिलेबस आपका क्या रहने वाला है तो मैं आपको बता दूं, सिलेबस की स्थिति वही है, पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकंड होगा। एक और चीज बता दूं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या है ध्यान रखना कि 40% वाला नियम लागू होता है कि नहीं होता है। जी हाँ, 40% का नियम यहाँ पर भी लागू है। दोनों पेपरों में आपको मिला करके अलग अलग पेपर में, यानी कि फर्स्ट पेपर में 40% क्वालिफाई, सेकंड पेपर में 40% क्वालिफाई चाहिए। हाँ, यहाँ पर कुछ कैटेगरीज को यहाँ पर छूट है,
SC ST जो कैटेगरीज हैं उनको ध्यान रखना, 5% का यहाँ पर छूट दिया गया है ना। विशेष जो कैटेगरियां हैं उनको यहाँ पर 5% का छूट का प्रावधान दिया गया है। ओके, तो ये विशेष सूचना है, इसको ध्यान रखना है। कई बार आप लोगों के दिमाग में रहता है कि संस्कृत डिपार्टमेंट में 40% का रूल नहीं है, क्या यहाँ पर भी होगा या नहीं होगा। पेपर वही, दोनों पेपर जो है वो 450 नंबर के होंगे। एक पेपर आपका 150 का होगा और दूसरा पेपर जो है आपका 300 का होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 450 का ये हो जाएगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग माइनस रहने वाली है ना। और वही ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे और जिसमें आपको 5 गोले वाला ऑप्शन मिलेगा। अभी आरपीएससी की बहुत बड़ी जानकारी आ रही है, पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ। जैसे ही फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आए हैं, इनमें इन्होंने क्या कहा है कि लगभग 10% बच्चों के या कुछ बच्चों के इन्होंने रिजल्ट रोके हैं क्योंकि उन्होंने 5वां कॉलम नहीं भरा था। हो सकता है उनका सिलेक्शन हो रहा हो लेकिन उन्होंने 5वां कॉलम नहीं भरा हो। तो साथियों ध्यान रखना, आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है उसके लिए आपको 5वां विकल्प भरना होगा। ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, 40% आपको लाना होगा, 5% का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो ये विशेष रूप से जानकारी है आप लोगों के लिए। पेपर जो आपका जनरल पेपर होगा, पेपर फर्स्ट, वो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री, जो आपकी बार सबसे बड़ा पेचीदा विषय बना। तो साथियों मैं हिस्ट्री के लिए बुक आपको रेफर करूंगा, तो एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको हिस्ट्री की बुक के लिए मैं रेफर करूंगा कि आप ये पुस्तक जो है वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी इसमें केवल हम इस वीडियो में केवल इस संकाय के बारे में, इस पूरी वैकेंसी के बारे में जानकारी ले रहे हैं, किताबों के बारे में भी नहीं जानकारी ले रहे हैं। इसके बाद में मेंटल एबिलिटी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वाला जो पोर्शन है वो आएगा, मैथमेटिक्स वाला आएगा, हिंदी इंग्लिश वाला पोर्शन आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान आएगा, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है और मैनेजमेंट वाला पोर्शन है वो इसमें आने वाला है। तो अब की बार का बच्चों का पास न होने का कारण कुछ ये भी रहा क्योंकि पिछली बार जो थे मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन आते थे, अब की बार साइकोलॉजी और मैनेजमेंट को मिला करके स्थितियां गंभीर कर दी हैं, जो एक बड़ा पेचीदा विषय माना जाता है। इसके बाद में आपका जो भी सब्जेक्ट रहने वाला है एग्रीकल्चर संकाय का, उसमें आपको 3 या 4 स्तर पर इसको सिलेबस को बांटा गया है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। इसके अलावा जो आपका बीएड का नॉलेज है, पेडागोजी है, टीचिंग लर्निंग है और यूज ऑफ कंप्यूटर्स यानी कि आईसीटी के बारे में और टेक्नोलॉजी टीचिंग्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो कंप्यूटर वाला पोर्शन इसी में आएगा। अब की बार इसमें जो सामान्यतः जो पिछले एग्जाम्स में साइकोलॉजी वाला पोर्शन जो इधर आता था पेडागोजी वाला, वो कम हो गया है, ये कहाँ चला गया है आपके पेपर फर्स्ट में। तो अब आपको यहाँ पर लगभग ये देखने को मिलेगा 140 के आसपास में आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, लगभग 10% जो है वो आईसीटी और पेडागोजी को आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो 5 कॉलम वाली बात मैंने कही थी वो सेम वही रहेगी ओमार में। विद्यार्थी अपना मोबाइल नंबर, ईमेल जो है वो सही देवे, क्योंकि इससे एसएमएस ओटीपी जो है वो बार बार इसी पर आती है, तो बार बार आपको जो नंबर बदलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आपके चालू नंबर जो हैं वही देने होंगे। बाकी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जो थी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी हैं और आप इसके जो ये पीडीएफ है जो आज आरपीएससी ने डाली है, आप आराम से इत्मीनान से इस पीडीएफ को पढ़िएगा। आज की तारीख की वीडियो है 28/8/2025 की। एक एक चीज़ को आप आराम से पढ़िएगा, उसके बाद में अपना फॉर्म जो है वो फिल करिएगा, क्योंकि नौकरी लगना और उसके फॉर्म की जो भी दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइन है, वो आपको बहुत इत्मीनान से पढ़नी होती हैं। तो ये जानकारी कृषि संकाय एग्रीकल्चर विषय की बहुत अच्छी न्यूज है जो 500 पदों के लिए आई है, और ये जो चैनल है ऐसी जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करता है। और फर्स्ट पेपर के लिए हम भी कुछ क्विज यानी कि टेस्ट सीरीज टाइप का कुछ स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो आपके लिए पेपर फर्स्ट में जैसे पेचीदे पेपर फर्स्ट की जो स्थिति गंभीर बनी हुई है उसके लिए आपकी सहायता करेगा। तो अगले वीडियो में पोस्टों के साथ में
और एग्ज़ाम डेट को लेकर के फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।